ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोलो बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए, शिवसेना भाजपा का गठबंधन आखिर क्यों टूटा और ये टूटना कितना सही है। अब तक के कॉलरों ने विभिन्न प्रकार के पहलू रखे, लेकिन सबने ये जरूर कहा है कि यह ठीक नहीं हुआ, और खास करके हिंदुत्व की बात करने वाले दोनों दलों का केवल राजनीतिक सीटों की संख्या और एक राज्य की सरकार या मुख्यमंत्री पद, इस विषय को लेकर पूरे महाराष्ट्र का क्या होगा ये इन्होंने नहीं सोचा। ऐसे तत्वों को बाल ठाकरे और शिवसेना और भाजपा के गठबंधन ने महाराष्ट्र में बढ़ने नहीं दिया, जो महाराष्ट्र को बर्बाद करने पर तुले थे, और अब उनके कमजोर होने के बाद ये निश्चित तौर पर और पनपेंगे, और इसका जिम्मेवार आखिर कौन होगा। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हेलो, हाँ, मैं ओम प्रकाश बोल रहा हूँ। बोलिए ओम प्रकाश जी। छतरपुर दिल्ली से। हाँ। बीजेपी शिवसेना का ये टूट बिल्कुल ही सही नहीं है। हाँ। हिंदू समाज, देश का हिंदू समाज शिवसेना की छत्र छाया में अपने को महसूस करता था, और मुझे लगता है कि बीजेपी को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। देश की हिंदू जनमानस बहुत ही नाराज है। बीजेपी को थोड़ा झुक करके जो है अपना समझौता जारी रखना था, गठबंधन को जारी रखना ही था। धन्यवाद। हम इन बिटवीन महाराष्ट्र के राजनीति से संबंधित कुछ कार्टून जो पिछले दिनों से अब तक आए हैं वो भी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। आपके द्वारा भेजी गए व्हाट्सएप की प्रतिक्रिया, सोशल मीडिया पर दी हुई प्रतिक्रिया भी हम नीचे स्क्रॉल पर चढ़ाए। साथ साथ में आप इस कार्यक्रम को sudarshannews.com पर भी लाइव देख सकते हैं। अगले कॉलर। जय हिंद जी। ये जो घटना हुई है, इसे घटना से ज्यादा दुर्घटना कहना चाहिए कि बीजेपी और शिवसेना ने एक दूसरे का 25 साल पुराना साथ छोड़ दिया, और इसने लाखों वोटरों का दिल भी तोड़ दिया। आज हम लोग मैं एक उत्तर भारतीय हूं और मैं मुंबई में रहता हूं, और अब जब मुझे वोट देना है तो मेरे लिए बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति है, क्योंकि मैं यहाँ पर जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है इसके खिलाफ वोट अगर देने जाऊं तो अब मेरे दिमाग में ये संशय है कि मैं भाजपा के साथ जाऊं या शिवसेना के साथ जाऊं, और अंत में मेरे दिमाग में फिर वोट देते समय सिर्फ एक ही विचार आएगा कि कौन सा कैंडिडेट सबसे अच्छा खड़ा है। और इस वजह से ये वोटों का बंटवारा होने से बहुत कम मार्जिन से लगता है कि अब सभी जो कैंडिडेट्स हैं वो जीतेंगे, जो भी जीतने वाले हैं। और इसके अलावा बहुत अधिक मात्रा में अब हंग असेंबली का सिचुएशन बनता दिख रहा है। जब हंग असेंबली बनेगी तो क्या बीजेपी और शिवसेना एक साथ फिर से वापस आएंगे या नहीं, और क्या फिर से सीएम के मुद्दे पर लड़ाई करेंगे या नहीं, क्योंकि यह बात तो तय है कि कांग्रेस और एनसीपी से ज्यादा वोट बीजेपी और शिवसेना के कैंडिडेट्स को हर हाल में मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन ऐसे में जब हंग असेंबली की सिचुएशन इन्होंने खुद क्रिएट की है तो इन्हें वापस एक बार फिर मिलना ही पड़ेगा। इसलिए जरूरत इस बात की है कि कम से कम चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ ये जहर न उगले, और अभी भी अपने आप को आने वाले समय का सहयोगी मानते हुए एक साथ ही चलने का प्रयास करें। भले ही इलेक्शन में एक दूसरे के खिलाफ बातें करें, पर इतनी जहरीली न करें जिससे कि आगे संबंध दोबारा जोड़ना मुश्किल हो जाए। और यही मेरी विनती है शिवसेना से, यही मेरी विनती है भाजपा से कि कृपया वोटरों का ध्यान सबसे अधिक रखें, महाराष्ट्र का ध्यान रखें और इस देश का ध्यान रखें। धन्यवाद। धन्यवाद। मुंबई में उत्तर भारतीय शिवसेना के खिलाफ ऐसा कहने वालों को इन्होंने जवाब दिया है। आखिर मुंबई मुंबई बनी रहे, महाराष्ट्र महाराष्ट्र बना रहे, इसमें बाल ठाकरे का तो बहुत बड़ा योगदान था। बाला साहब ठाकरे ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके कारण महाराष्ट्र आज का महाराष्ट्र बना रहा, और उसमें उन लोगों का ज्यादा बोलबाला नहीं हो सका जो उनके खिलाफ थे। अगले कॉलर। जय हिंद। मेरा बोलने का मकसद यही है कि ये जो दोनों गठबंधन बीजेपी और शिवसेना का टूटा है, हाँ। इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है, ये कारण उद्धव जी है। उद्धव जी पिछले कम से कम 6 महीने 1 साल से ऐसा शो किए हैं जिसके चलते ये गठबंधन टूट रहा है। उन्होंने मोदी जी को भी नाराज किया है, उन्होंने अमित शाह को भी नाराज किया है। इसका मतलब ये होता है कि ये लोग जो आपसी खेल खेल रहे हैं, इन लोग देश के बारे में या महाराष्ट्र के लोगों के बारे में समझते ही नहीं है, सुनते, मतलब किसी के बारे में उनको कुछ फिक्र ही नहीं है। वो सिर्फ अपने फायदे के लिए ये सब चीज जो खेल खेला जा रहा है, ये सब चीज खेला जा रहा है। सेम जैसे एनसीपी और कांग्रेस खेल रहा है, सेम ये दोनों खेल रहे हैं। लेकिन इन लोग जनता के बारे में, देश, अपने महाराष्ट्र के लोगों के बारे में, महाराष्ट्र में इतने प्रॉब्लम्स है, इतने रोड खराब है, इतने महंगाई है, इसके बारे में कोई किसी के साथ कोई डिस्कशन नहीं होता है। अगर डिस्कशन होता है तो सीट लेके होता है। सीट के पीछे कारण क्या? सीट कौन जिताता है? पब्लिक जिताते है ना। तो पब्लिक को अगर इसके ऊपर पब्लिक का जवाबदारी नहीं उन लोग ने समझना चाहते हैं तो उनका गठबंधन रहे नहीं रहे, पब्लिक को कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा।
गठबंधन होगा भी तो पब्लिक मरने वाला है, नहीं भी होगा तो पब्लिक मरने वाला है। अल्टीमेटली मरने वाला पब्लिक ही है, और पब्लिक ही ये तमाशा देख रहा है कि ये लोग इतने बड़े बड़े पोस्ट वाले लोग, इतने एजुकेटेड लोग, इतने एक्सपीरियंस वाले लोग कैसे छोटे छोटे चीज लेके या आपस के फायदे के लिए आपस में लड़ रहे हैं। ये सबसे बड़ा। धन्यवाद। बिल्कुल उस बाल ठाकरे की विरासत, जिन्होंने सत्ता को पैर के नीचे कभी ऊपर चढ़ने नहीं दिया, उनके ऊपर हावी नहीं होने दिया, उनके बेटे मुख्यमंत्री के पद के लिए इतने आकर्षित, इतने आग्रही और इतने जिद्दी क्यों है? अगले कॉल। जय हिंद। नमस्कार जी। हाँ जी, मैं ये बीजेपी और शिवसेना के जो 25 साल का जो गठबंधन है उसके बारे में कहना चाहता हूँ कि इतने बढ़िया गठबंधन इनका चल रहा था, जो बाल ठाकरे के बाद से जब से इनकी मौत हुई है उनके बाद जो उद्धव ठाकरे का जो स्वभाव है एक डिक्टेटरशिप का हो गया है। डिक्टेटरशिप होने की वजह से ही ये अब जो महाराष्ट्र के अंदर सरकार है वो आगामी चुनावों में ये जो इनको गठबंधन तोड़ना पड़ा, और उनके बहुत ही बढ़िया नेशनलिटी पे उनकी प्रोग्रेस थी शिवसेना की, और बीजेपी की तो थी और शिवसेना का भी इमेज बहुत अच्छा चल रहा था। इससे ये तो दोनों। वैसे उद्धव ठाकरे जी का स्वभाव डिक्टेटरशिप का नहीं है, उनको एक पोलाइट नेता कहा जाता है, एक अच्छा व्यक्ति कहा जाता है, एक सज्जन व्यक्ति कहा जाता है, बल्कि वो सबकी सुनते ऐसा कहा जाता है। लेकिन अब ये कहा जाने लगा है कि शिवसेना में कोई तो ऐसा है जो उद्धव ठाकरे जी को पूरे तरीके से भ्रमित करने में कामयाब रहा है। ऐसा भी कहा जाता है कि जो बीजेपी की लीडरशिप है उनमें भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मुख्यमंत्री बनने की ज्यादा जल्दी है, और इसलिए इन दोनों का संवाद नहीं हो सका। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सुरेश जी, मैं विवेक नागरिक कोपराव से बोल रहा हूँ। हाँ, जो अभी ये सेना के जो अध्यक्ष है उद्धव ठाकरे जी, हाँ, उनको सत्ता का लालच पैदा हुआ है उनके मन के अंदर। हाँ, जो बाल साहेब ठाकरे थे उनको सत्ता का लालच नहीं था। हाँ, अगर गोपीनाथ जी मुंडे और वो जिंदा होते तो ये दिन उनको देखने नहीं पड़ते, और 25 साल की ये युति टूटती नहीं। धन्यवाद। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। हेलो। हाँ, हेलो। क्या कहना है आपको? जय हिंद। हाँ, जय हिंद। बोलिए। हाँ सर, मनीष गुप्ता। हाँ, मनीष, हेलो, मनीष गुप्ता बोल रहा हूँ बगरू से। बोलिए ना भाई, टाइम पास मत करिए। मनीष गुप्ता बोल रहा हूँ बगरू चलिए, से। धन्यवाद। ये अगले कॉलर के पास चलते हैं, उनकी बात सुनते हैं। जय हिंद। हेलो, जय हिंद सर जी। बोलिए। एक्चुअल में हेलो, बोलते रहिए। हाँ जय हिंद सर जी। हेलो, हेलो, बोलिए। हाँ जय हिंद सर जी। एक्चुअली चलिए चलिए जरा परिणाम देख लेते हैं कि क्या परिणाम होंगे। देखिए, वोटों का बंटवारा। शिवसेना और बीजेपी में पड़ी दरार के बाद जो वोट शिवसेना और बीजेपी को साथ में मिलते थे वो वोट अब बढ़ जाएंगे। अन्य दल जो खुद को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में आगे लाना चाहते हैं वो इस टूट से उन दलों को फायदा होगा। दोस्ती अब दुश्मनी बन जाएगी। बीजेपी और शिवसेना हमेशा से ही हाथ में हाथ डाल के चुनाव लड़ती आई हैं। अब जब 25 साल का गठबंधन टूट गया है और जब दोनों अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे तो दोनों दल दोस्ती भुलाकर चुनाव जीतने के लिए एक दूसरे पर जमकर हमला बोलेंगे। हिंदुत्व के वोट बिखर जाएंगे। हिंदुस्तान में हिंदवी स्वराज सबसे पहले कहीं स्थापित हुआ था तो छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा महाराष्ट्र में किया गया था। महाराष्ट्र राजनीति के हिंदू कारण की पाठशाला रही है। वीर सावरकर से लेकर बाल ठाकरे तक सबने वो किया जो देश के किसी अन्य हिस्से में कोई भी इतना खुलकर नहीं कर सका। इसलिए जो सामान्य मतदाता है वो भ्रमित होगा और बिखर जाएगा।
वैसे राजनीति का हिंदूकरण की पाठशाला महाराष्ट्र रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा निर्मित विचार राजनीतिक विचार हो या उसके बहुत पहले भी वीर सावरकर हो, जिन्होंने हिंदुत्व को राजनीति का विषय किया और लोगों के सामने उसको लेकर गए। यही बात बाला साहब ठाकरे ने बीजेपी के साथ मिलकर कही की और आगे बढ़ाई, लेकिन ये हिंदुत्व की पाठशाला महाराष्ट्र राजनीति की पाठशाला में पिछड़ गई। अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ, जय हिंद सुरेश जी, अमोल बोल रहा हूँ पुणे से। हाँ बोलिए। ये जो इनका गठबंधन टूटा है, इससे हिंदुत्व का बहुत बड़ा नुकसान है और मेरी राय में सबसे बड़ी जिम्मेदारी इसकी बीजेपी है, क्योंकि बीजेपी को लग रहा है अब उनकी पूरे देश में सत्ता आई है मोदी लहर के कारण, लेकिन ये गलत है। ये सिर्फ मोदी लहर नहीं थी, ये सब हिंदुओं का कांग्रेस के विरुद्ध रोष था। ये बीजेपी को समझना चाहिए था। और अगर ऐसी सिचुएशन होती कि 260 सीट बीजेपी की आती और उनको शिवसेना की जरूरत होती बहुमत के लिए लोकसभा में, तो क्या बीजेपी शिवसेना का साथ छोड़ती अभी इस हालत में? तो बीजेपी कहीं ना कहीं केंद्र में जो उनको यश मिला है वो पचा नहीं पाई है और इसलिए उनको लगता है कि केंद्र में एक बार सत्ता मिली तो पूरे देश में हमारा राज होगा। तो ये कहीं ना कहीं शिवसेना के अस्तित्व के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रही थी बीजेपी। लेकिन हिंदू इतने मूर्ख नहीं है और हिंदुओं को बीजेपी से ज्यादा शिवसेना नजदीक लगती है, क्योंकि बीजेपी आजकल ज्यादा सेक्युलर हो रही है, लेकिन शिवसेना अभी भी उनका जो स्टैंड है, जो बाला साहब ठाकरे की भूमिका थी हिंदुत्व के ऊपर, उस पर अभी भी शिवसेना वैसे ही हिंदुत्व का। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। हेलो सर। हाँ सर, मैं बनवीर सिंह राजस्थान से बोल रहा हूँ। हुक्म बोलिए। सर, ये दोनों पार्टी लड़ी जाएगी तो नुकसान हिंदू को होगा और पाकिस्तान को मजा आएगा ये सर। बिल्कुल, धन्यवाद। बड़ा अलग मुद्दा आपने उठाया है, धन्यवाद। अगर इस गठबंधन टूटने से सबसे ज्यादा खुश कोई हुआ होगा तो पाकिस्तान हुआ होगा। यह गठबंधन टूटने से सबसे ज्यादा कोई खुश हुआ होगा तो दाऊद खुश हुआ होगा, क्योंकि दाऊद को मुंबई में पैर रखने नहीं दिया। उसके पीछे ये ताकत थी और इसी ताकत को अब बिखरते देख दाऊद मुगाम्बे की तरह खुश हुआ होगा। अगले कॉलर। जय हिंद। करतार सांदिल बोल रहा हूँ। हाँ, हिमाचल से करतार सांदिल बोल रहा हूँ। मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से शिवसेना को पूछना चाहता हूँ कि जब भी कोई ऐसा मुद्दा होता है तो वो अपने समाचार पत्र सामने में दूसरी पार्टियों के विरुद्ध लिखते हैं। हाँ। लेकिन क्या वो अपने लिए ही लिखते हैं? अपनी जितना भी जो इन्होंने समाचार पत्र जो शुरू किया अपने समर्थन के लिए शुरू किया है? धन्यवाद। अगले कॉलर। जय हिंद। मैं सर बीजेपी से ये कहना चाहता हूँ हाँ, कि जिस तरह भी शिवसेना से इन्होंने गठबंधन तोड़ा है, इसके सर मैं तो गोरखपुर से बोल रहा हूँ, लेकिन इसका प्रभाव सर यूपी में पूरा पड़ेगा और बिल्कुल मतलब एंडिंग में इन्होंने ऐसा किया है, ऐसा इनको ना करना चाहिए बीजेपी वालों को। ये सत्ता की लालच, इनको भूख है सत्ता की। ये धन्यवाद। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। जय हिंद सर, मैं नेबूलाल प्रजापति बोल रहा हूँ इलाहाबाद से। हाँ हाँ, जय हिंद सर, मैं नेबूलाल प्रजापति इलाहाबाद से बोल रहा हूँ। हाँ, बीजेपी एक ऐसा पार्टी है, बीजेपी एक ऐसा पार्टी है जो हर एक आदमी के बारे में सोचती है। हर एक आदमी के बारे में सोचती, हर गरीब से लेके ऊपर से लेके नीचे से कोई भी व्यक्ति हो उसके बारे में एक यही सरकार है। आजकल 60 सालों में लेकर अभी तक ऐसी कोई पार्टी नहीं आई। मैं ये कहता हूँ आम नागरिक, आम जनता को कि बीजेपी को वोट दें और बीजेपी को बढ़ाएं। चलिए, वोटों का प्रचार करने के लिए कार्यक्रम नहीं है, इसमें हम तर्क और मुद्दे रखना चाहते हैं कि आखिर ये कैसे हुआ, क्यों हुआ और कैसे ये नहीं होना चाहिए था, या होने के बाद इसका नुकसान महाराष्ट्र और खास करके हिंदुत्व को कैसे होगा। अगले कॉल। जय हिंद सर। बोल रहा हूँ सर। हाँ हेलो, बोलिए। सर, हाथ भी मेरा है, उंगली भी मेरा है, मगर आँख रुकता है। हाँ हेलो, बोलते रहिए। ऐसा ही है, ये जो बीजेपी है ये रुकने का था, रुका नहीं है। ये बात है सर मेरा। धन्यवाद। अगले कॉलर। जय हिंद सर। हाँ
जय हिंद सर। बोलिए। हाँ सर, मैं महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। हाँ सर, वो अभी अपना जो शिवसेना बीजेपी का जो टूट हो गई है, तो लेकिन हमारे लोगों के लिए तो बहुत तकलीफ है ना सर, वो महाराष्ट्र की जनता के लिए। सर, हमारे जनता के लिए तो हमारे लिए बाला साहब जी जो मेन थे हमारे मेन, और अभी हमको तो बहुत तकलीफ हो रही है ना सर, दोनों की वजह से। बिल्कुल। धन्यवाद सर। धन्यवाद। हम यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे बिंदास बोलचाल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए महाराष्ट्र के राजनीति का नहीं, बल्कि दुनिया में एकमात्र दो ऐसी दल थे जिन्होंने 25 साल तक एक विचार के आधार पर राजनीतिक गठबंधन चलाया, और वो राजनीतिक गठबंधन अब टूट गया है। अब वो विचार कहाँ रहा, उस विचार का क्या होगा, और उस विचार के फूट के नुकसान का खामियाजा महाराष्ट्र और देश के अन्य हिस्सों में कैसे भुगतना पड़ेगा। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। अमेरिका से साहब बोल रहा हूँ। हाँ, मेरा सवाल शिवसेना से है। हाँ। कि वो चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे का स्टेटमेंट है कि बाल ठाकरे को श्रद्धांजलि शिवसेना को वोट दो। हाँ। लेकिन अगर 14 साल तक ठाकरे के उन्होंने कांग्रेस सरकार को चलिए धन्यवाद। शायद कॉलर का बैंडविड्थ कम है, हम कहेंगे कि जरा अच्छे नेटवर्क से कॉल करें तो आपकी बात पहुंचेगी। अगले कॉलर। जय हिंद। कांदीवली से बोल रहा हूँ। उद्धव साहब ठाकरे ने अगर सीएम बनने की मांग की तो बीजेपी को ये बात माननी चाहिए थी, क्योंकि हिंदू हृदय सम्राट के वो पुत्र हैं जो कि महाराष्ट्र की शान थे, और भाजपा भी हिंदू हृदय सम्राट ही थी, इसीलिए मोदी जी प्रधानमंत्री बने। मोदी जी को तुरंत समर्थन करना चाहिए था इनका, उद्धव साहब ठाकरे का। और सीएम उनसे बढ़िया कैंडिडेट न तो बीजेपी में कोई है, न तो शिवसेना में साहब कोई है। इसलिए गलत हुआ, जो भी हुआ बहुत ही गलत हुआ। धन्यवाद। एक पूरे अगले कॉलर। जय हिंद। रामेंद्र देव पाठक, उत्तर प्रदेश गोरखपुर से बोल रहा हूँ। नमस्कार। हाँ। अगर महाराष्ट्र में शिवसेना भाजपा का गठबंधन टूटता है तो केवल मुस्लिम भाइयों को फायदा होगा, जो पाकिस्तान परस्त हैं, और जो हिंदुस्तान परस्त हैं उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन शिवसेना और भाजपा के गठबंधन टूटने से राष्ट्रवादी ताकतें कमजोर होंगी और हमारे देश का भी नुकसान होगा। केवल उद्धव ठाकरे का और भाजपा का नुकसान नहीं होगा, पूरे देश का नुकसान होगा, और ये नुकसान का भरपाई आने वाला समय नहीं कर पाएगा। यही मुझे कहना। धन्यवाद। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। हेलो, जैन सर। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी भी ये दोनों अपनी गलती स्वीकार करके और आपस में फिर से समझौता कर लें। हाँ। तो हिंदुत्व का बहुत बड़ा फायदा होगा। हाँ। और सबके मुंह भी बंद हो सकते हैं। और सबसे ज्यादा गलती बीजेपी की करी है, बीजेपी ने। हाँ। तो जब दिल्ली में उनकी सरकार है तो महाराष्ट्र में दे देनी चाहिए थी इनको। धन्यवाद। अगले कॉलर। जय हिंद। नमस्ते सर। बोलिए। हाँ सर, अजय मेनकुदरे बात कर रहा हूँ सोलापुर से। हाँ। तो सर, ये जो बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन टूटा है, तो उससे देशद्रोही पार्टी एमआईएम जैसे पार्टियों को उसका लाभ होगा सर। हाँ। क्योंकि आधे हिंदुओं का मत बीजेपी को जाएंगे, आधे हिंदुओं का मत शिवसेना को जाएंगे, बाकी जो बचे है ये गट्टा मतदान पूरा मुस्लिम उधर एमआईएम को मिलेगा सर। और ऐसे देशद्रोही पार्टियों को चुनाव में जिताना देशद्रोह है सर। बिल्कुल। और आपको बता दें
कि आंध्र प्रदेश में खास करके हैदराबाद में जो एमआईएम है, जो ओवैसी है, अकरुद्दीन ओवैसी, जो 100 करोड़ हिंदू और 25 करोड़ मुसलमानों को आपस में लड़ाने की बात करता है, उसने महाराष्ट्र में कैंडिडेट पहले कम उतारे थे, लेकिन जब अब ये गठबंधन टूट गया है तो मोगम्बे को तरह खुश होके अब ज्यादा कैंडिडेट उतार रहा है। और अब उसका कहना है कि हम यहां पर शक्ति के रूप में या फैक्टर के रूप में आगे बढ़ेंगे। और क्या शिवसेना भाजपा वाले अब इस एमआईएम के बढ़ने के लिए खुद को दोषी नहीं मानेंगे। अगले कॉल। जय हिंद। वो बोल रहे हैं। बोलिए। हेलो। क्या कहना है आपको? हेलो। वो कह रहे बोलिए, पर सुरेश जी को बोले। सुरेश जी हेलो। मेरा हाँ मैं बोल रही हूँ। हेलो, मेरा नाम सुलक्षणा है। इसमें सारी गलती हमें उद्धव ठाकरे जी की लग रही है। उनको पहले ही अपनी लालच दिखा नहीं देना चाहिए था। बाद में कहते, बात दूसरी थी, इलेक्शन हो जाता उसके बाद कहते कि मुझे मुख्यमंत्री बनाओ या जो कुछ बनाओ। उन्होंने तो पहले ही मीडिया में आके कह दिया मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, नहीं तो मुझे सत्ता दो, मुझे सत्ता चाहिए, किसी भी रूप में सत्ता दो। इस तरह कहने से इसके बाद 151 सीट पे अड़ जाना ये तो कोई बड़ी बात नहीं बनती। अगर 151 सीट इनको दे देंगे दूसरे को और साथ क्या लड़ेंगे। इसके लिए शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कोशिश की किसी तरह ही बच जाए, लेकिन शिवसेना ये नहीं चाहती थी। उसके दिमाग में सिर्फ सत्ता, कुर्सी और कुछ नहीं था। वो चाहा था मुख्यमंत्री। ऐसे लालच। आम व्यक्ति की आप प्रतिक्रिया देख रहे हैं, दोनों दल समझ ले, विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रिया है, कुछ भाजपा के खिलाफ भी है, कुछ शिवसेना के खिलाफ भी है। और एक स्टेटमेंट यहां पर जरूर कोट करना चाहूंगा, जो यहां पर इस कॉलर भगिनी ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने कहा कि मुझे सत्ता दो। ये सेम स्टेटमेंट बाला साहब ठाकरे ने भी दिया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री मैं नहीं बनूंगा, मैं आम शिव सैनिक को मुख्यमंत्री बनाऊंगा। इसलिए उन्होंने जो मुझे सत्ता चाहिए जो कहा था, वो महाराष्ट्र के लोगों को अपने आप में सत्ता मिलने का एहसास कराता था। स्टेटमेंट तो वही है, वाक्य तो वही है, लेकिन ये वाक्य उद्धव ठाकरे अपने आप के लिए सत्ता मांग रहे हैं ऐसा संदेश देता है। और इसलिए ऐसे कॉलर जो शिवसेना के वोटर थे वो उद्धव ठाकरे का विरोध कर रहे हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, मैं बम्बई से संतोष बागवे बोल रहा हूँ। हाँ। ये जो अभी शिवसेना और भाजपा का असली रूप सामने आ रहा है हिंदुत्व के बारे में। हाँ। जब संतों पे अन्याय हो रहा था, आसाराम जी बापू जी को जेल में डाला था, तभी इन्होंने किसी ने भी वो मुद्दा नहीं उठाया। अभी इनका असलियत सामने आ रही है। गठबंधन तोड़ते थे, हिंदुत्व के बारे में इनकी क्या राय है। अभी आपके चैनल से मैं और एक बात बताना चाहता हूँ कि अभी जो आसाराम जी बापू जी के समर्थक है वो बम्बई में अपनी खुद की पार्टी की सीट खड़े करने वाले हैं। मतलब एक तीसरी फुट आप और पाड़ दीजिए। अच्छा है, यही है, ऐसा ही चलता आया है और इसलिए बार बार पीट रहे हैं। धन्यवाद। अगले कॉलर। जय हिंद। सर, इसमें हिंदुओं का नुकसान हुआ है सर। हाँ। और हिंदू जिसमें बीजेपी की वजह से ऐसा हुआ है, ये इसमें बीजेपी की वजह से ऐसा हुआ है कि ये नुकसान हिंदुओं के लिए होगा, सबसे ज्यादा हिंदुओं का नुकसान होगा। धन्यवाद। अगले कॉलर। जय हिंद। कानपुर से बोलिए। हाँ सर, हमारा ये कहना सर, ये अभी एक दिन से बीजेपी और उनको राज ठाकरे को मिलकर लड़ना है चुनाव। हाँ। ताकि कांग्रेस को रहा जा सके। धन्यवाद। जी सर। अगले कॉलर। जय हिंद। नागौर से अशोक महेश्वरी बोल रहा हूँ। हाँ। अभी जो भारतीय जनता पार्टी शिवसेना का गठबंधन टूटा है, उसमें पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार है। उनको भी मोदी फोबिया बहुत ज्यादा हो गया है। जो अटल जी, अडवाणी जी और मुरली मनोहर जी के इज्जत नहीं कर पा रहे हैं, वो शिवसेना की क्या कर सकते। इससे अच्छा है कि शिवसेना ने तुरंत ही पहले ही ये गठबंधन तोड़ लिया और अपने आप को बचा लिया, वरना ये भारतीय जनता पार्टी शिवसेना को खा जाती। धन्यवाद। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाय सुरेश जी, नमस्कार। हाँ। अहमदाबाद से विनोद भाई बोल रहा हूँ। हाँ। पहली गलती है बीजेपी की, उसको शिवसेना को केंद्र सरकार में नजरअंदाज नहीं करना था। दूसरी बात, उद्धव ठाकरे जी को मुख्यमंत्री का पद के लिए लालच नहीं देखना है और अपने पब्लिक के लिए, आम पब्लिक के लिए सोचना चाहिए। ये मेरा कहना है, ये मेरी सलाह है। धन्यवाद। अगले कॉलर। जय हिंद। नमस्कार सर। हाँ।
बोलिए। हेलो, क्या कहना है? मेरा तो सर कहना है इसमें पूरा गलती बीजेपी का है। क्योंकि हिंदुत्व के नाम पे लड़ते हैं तो चीज अलग हो गए। ये पूरा गलती बीजेपी का है, क्योंकि केंद्र में बैठी है बीजेपी, तो महाराष्ट्र में आज 35 साल से जब शिवसेना है तो उसको देना चाहिए ना, वो भी हिंदुत्व के आधार पे है। इसमें पूरा धन्यवाद। अगले कॉलर, ज्यादा से ज्यादा कॉलर को बात करने का मौका दे रहे हैं आज कि लोग क्या कहना चाहते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हेलो, हाँ, हेलो, हिंदुत्व के मुद्दे पे दोनों दलों की राय एक है। हाँ। ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों के गठबंधन के बीच दो फाड़ अपने ही लोगों के द्वारा हो गए हैं। हाँ। अभी तो 2 फाड़ की जगह अब 4 फाड़ मैं कहूँ तो शायद अतिशोक्ति नहीं होगी। भाजपा और शिवसेना को नाजुक माहौल में अपने विवेक से काम लेना चाहिए था, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि जो है शिवसेना जो थोड़ा बहुत कह रही थी उसको जो है थोड़ा सा स्वीकार कर लेना चाहिए था बीजेपी को। जैसे पंजाब में शिरोमणि का अकाली दल के प्रकाश सिंह बादल को, और बिहार में जब इनका गठबंधन था तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया था। यदि मुख्यमंत्री शिवसेना का बना दिया जाता तो कोई ऐसी कोई बात नहीं थी। राम ने वनवास स्वीकार किया और उधर भरत ने श्री राम की खड़ाऊ रखकर मर्यादा दिखाई, परंतु भाजपा और शिवसेना को हिंदुत्व की मर्यादा अब कहाँ गई है? ऐसा लगता है अब दशरथ ही वन में जाएंगे। महेश चावला, दिल्ली से। धन्यवाद। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। जय हिंद सर। हेलो, बोलिए। हाँ, मैं सांगली से बोल रहा हूँ सर। हाँ हाँ, ये जो शिवसेना और भाजपा की जो गठबंधन टूटा है, हाँ, वो अभी इसके लिए वो अभी कांग्रेस और राष्ट्रवादी को फायदा होगा इससे। हाँ, तो क्या हिंदुत्ववादी सब बिखर जाएंगे एक दूसरे से। हाँ, और उनका वोटिंग वो सब कांग्रेस और इसमें हो जाएगा। हाँ सर। आप सांगली से बोल रहे हैं? हाँ सर। सांगली में एक दंगा हुआ था पिछले चुनाव के पहले। बरोबर है सर। हाँ हाँ। और तब वहां पर शिवसेना भाजपा के कैंडिडेट जीत कर आए थे। जीत के आए थे ना सर। हाँ, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, ऐसा आपको लगता है? हाँ सर, हाँ सर। धन्यवाद। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर जी। बोलिए। एक्चुअल में शिवसेना और बीजेपी गठबंधन टूटना सबसे बड़ा नुकसान भारत माता को है। इसमें क्या है, भारत माता के 2 पूत है, बीजेपी और शिवसेना। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान है हिंदुत्व को। इनका ऐसा नहीं करना चाहिए था। नए बीजेपी को सत्ता की जरूरत चाहिए और नए शिवसेना को दोनों एकजुट होकर कुछ किया तो हिंदुत्व का भी अच्छा होगा, देश का भी भला होगा। वरना आपस में कुछ करने का मौका मिला है और ये दोनों आपस में झगड़ गए। ये सबसे दुर्भाग्य देश का है। जय हिंद सर। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर, फटाफट, जरा कम समय बचा है, अपनी बात को कहिए। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको? नमस्कार सर। हाँ सर, मैं JNK से सुनील चौधरी बोल रहा हूँ। हाँ सर, मेरा ये कहना है कि जो बीजेपी और शिवसेना को जो आपसी इनका जो रिश्ता है वो नहीं तोड़ना चाहिए। गठबंधन जो है वो चलना चाहिए। क्योंकि जो शिवसेना के लोग हैं ये भी देशभक्त लोग हैं, इनको ही मौका मिलना चाहिए। धन्यवाद। अगले कॉलर। जय हिंद। मेरा प्रश्न है जैन जी से। हाँ, कि ये जो दोनों भी पार्टी जो है तो ये हिंदुत्व का अगर एक साथ रहते हैं तो एक भाई दूसरे भाई को हिंदुत्व के लिए का कोई उनको वो नहीं है, उनको सिर्फ चीफ मिनिस्टर का मोह है, उनको हिंदुत्व का मोह नहीं है। अगर हिंदुत्व का मोह होता था तो बड़ा भाई छोटे भाई की सुनता था, छोटा भाई बड़े भाई की सुनता था। मगर ये दोनों भी हिंदुत्व के ऊपर नहीं बात कर रहे हैं, सिर्फ चीफ मिनिस्टर की बात कर रहे हैं। तो ये दोनों भी पार्टियों को सिर्फ सत्ता का प्यार है, इनको हिंदुत्व का प्यार नहीं है। धन्यवाद। जरा उपाय देख लेते हैं। आपसी सहमति होनी चाहिए। जिस समय सीटों के बंटवारे पर बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन का पेच फंसा, उसी समय आपसी सहमति से इस गठबंधन को टूट से बचाया जाना चाहिए था। दोनों में से किसी एक दल को
एक की बात मान लेनी चाहिए थी। बीजेपी को 25 साल की दोस्ती बचा लेनी चाहिए। जब बीजेपी और शिवसेना मात्र कुछ सीटों की वजह से अलग हो गए हैं, तो बीजेपी को अपना आत्मसम्मान परे रखकर शिवसेना द्वारा दी गई सीटों को स्वीकार कर आगे बढ़कर इस बेहद पुराने गठबंधन को पुनर्जीवित करना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि शिवसेना का महाराष्ट्र में बोलबाला है। बीच का रास्ता अपना ले। दोनों पार्टियों को ये मंथन करना चाहिए। इस टूट की वजह से दूसरी पार्टियां फायदा उठाएंगी और दोनों पार्टियों को नुकसान होगा। इससे बेहतर होगा कि दोनों पार्टियां कोई बीच का रास्ता निकालकर इस हार के संकट से निजात पाएं। ये उपाय हो सकते हैं अगर दोनों करना चाहें। कॉलर, जय हिंद। हेलो, हाँ बोलिए। हेलो, हाँ, ये एक्चुअली बीजेपी और बीजेपी में और शिवसेना में जो गठबंधन टूटा है, बीजेपी और शिवसेना में जो गठबंधन टूटा है, मैं ऐसा मानता हूं कि दोनों को गठबंधन नहीं तोड़ना चाहिए और ये दोनों को हाथ जोड़ के भी विनती करना हम लोग नागरिक करते हैं कि दोनों को साथ में रहना चाहिए। इससे देश का बहुत बड़ा फायदा होगा और मोदी साहब के हाथ मजबूत होंगे और ज्यादा मजबूत होंगे। धन्यवाद। एक और कॉलर, जय हिंद। हेलो, बोलिए, क्या कहना है आपको? चलिए अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर बाला साहब ठाकरे जीवित होते तो शिवसेना और बीजेपी का ये गठबंधन टूटता नहीं। बिल्कुल। और मैं इसमें और इन्हीं बाला साहब ठाकरे जी का ऊपर एक फिल्म बनी थी, ऐसा कहा जाता है कि उनके ऊपर बनी थी, पूरी तो नहीं कह सकते लेकिन एक टच था इसमें। उस फिल्म में एक डायलॉग है, हम उसको जरा आपको सुनाना चाहते हैं, उसके बाद उस पर बात करेंगे। आजकल पॉलिटिक्स में इतना ऑनेस्टी अच्छा नहीं, हम लोग घाटे में पड़ जाएंगे। मणि, कितनी बार समझाया मैं तेरे को, नजदीकी फायदा देखने से पहले दूर का नुकसान सोचना चाहिए। कि इसको दोबारा दिखाया जाए, फिर आपको शायद जिनको समझ में नहीं आया वो समझ में आएंगे। दोबारा इसको दिखाते हैं। आजकल पॉलिटिक्स में इतना ऑनेस्टी अच्छा नहीं, हम लोग घाटे में पड़ जाएंगे। मणि, कितनी बार समझाया मैं तेरे को, नजदीकी फायदा देखने से पहले दूर का नुकसान सोचना चाहिए। ये बाला साहब ठाकरे की ये व्यक्तित्व था और यही कारण रहा कि इतने लंबे समय तक जीने वाले बाला साहब ठाकरे अंतिम क्षणों तक अपनी लोकप्रियता कभी भी घटने नहीं दी, और बल्कि इतनी बड़ी कि दुनिया की सबसे बड़ी अंतिम यात्रा अगर किसी की हुई तो बाल ठाकरे की हुई। उन्होंने जो इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने उनका रोल किया है, वो ये चरित्र कहता है कि नजदीकी फायदा देखने के लिए दूर का नुकसान देखना चाहिए। शायद ये जो शॉट है अंतिम, ये जो डायलॉग है अंतिम, ये जो शब्द है, ये ठाकरे जी के विचार है। ये उद्धव ठाकरे समझेंगे, बीजेपी समझेगी, महाराष्ट्र इनको समझाएगा और ये नजदीकी फायदे के लिए दूर का नुकसान नहीं करेंगे। इसी अपेक्षा के साथ आज के लिए इतना ही। जय हिंद। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने आज मुद्दा लेकर आए हैं। वैसे तो कहने को ये दो राजनीतिक दलों के बीच का मुद्दा है, कई बंधन टूटते हैं, बनते हैं, बिखरते हैं, चलता रहता है राजनीति में, ये कहा भी जाता है। लेकिन शिवसेना भाजपा का एक ऐसा गठबंधन जो कि हिंदुत्व के नाम पर बाला साहब ठाकरे और प्रमोद महाजन और भाजपा के तब के अन्य नेताओं ने मिलकर बनाया, 25 साल तक लगातार
ये गठबंधन रहा। इस गठबंधन को राजनीतिक तौर पर देखने के बजाय हिंदुत्व के तौर पर देखा जाता था और यही कारण रहा कि महाराष्ट्र में राष्ट्र विरोधी ताकतें आगे नहीं आ पाई, उभर नहीं पाई, या यूं कहे कि उसके ऊपर लगाम लगाने का काम इस गठबंधन के ताकत ने, शक्ति ने करके दिखाया। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि यह गठबंधन टूट गया? चंद सीटों के लिए, या यूं उससे भी अगर आगे बढ़कर कहें तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के लिए, महाराष्ट्र के सत्ता के लिए क्या हिंदुत्व का गठबंधन टूटना सही है? क्या यही हमारी फितरत है कि सत्ता के लिए 25 साल तक एक साथ रहने वाले दो दल टूट गए, दोनों ने अपना रास्ता अलग कर लिया? बीजेपी ने मायावती को उत्तर प्रदेश में सीएम बनाया था, अगर उद्धव ठाकरे को सीएम बनना ही था तो मायावती की तरह उन्होंने उद्धव ठाकरे को बनाया होता तो क्या नुकसान होती, एक तरफ कहा जाता है, और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे उस शेर के, उस बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं जिन्होंने सत्ता अपने कदमों में होते हुए भी मुख्यमंत्री का पद नहीं लिया और शिवसेना प्रमुख बने रहने में ही उन्होंने ठीक समझा, सत्ता के ऊपर अपना अंकुश रखा। भले विपक्ष में रहे या सत्ता में रहे, उनका वजन कभी कम नहीं हुआ, उनका दम कभी नहीं कम हुआ और हिंदुओं के लिए उनका आधार कभी कम नहीं हुआ। उनके बेटे कहने वाले उद्धव सत्ता के लिए इतने उतावले क्यों है? दोनों तरफ के ये गलतियां क्या आखिर क्यों हुई है? ये आज के बिंदास में आपने हम में चर्चा करनी है, तय करना है। दोनों दलों को अगर कोई संदेश दे सकते हैं तो वो भी देने की कोशिश करनी है। आइए, आपकी प्रतिक्रिया लेने के पहले हम जरा नजर डालते हैं डिटेल में मुद्दे पे। चाहे अयोध्या आंदोलन हो या 1993 मुंबई ब्लास्ट के हालात, हर वक्त हर दौर में शिवसेना और बीजेपी एक साथ ही दिखी। शिवसेना 1990 में पहली बार अयोध्या आंदोलन का सहारा लेकर चुनाव में उतरी। शिवसेना का बीजेपी के साथ होना बड़ी बात थी, क्योंकि महाराष्ट्र जैसे बड़े प्रदेश में बीजेपी को सत्ता के लिए समर्थन की जरूरत थी। बीजेपी की जरूरत को इसी से आंका जा सकता है कि 1990 में जब चुनाव हुए तो शिवसेना 183 सीटों पर लड़ी और बीजेपी महज 104 सीटों पर। लेकिन उसके बाद बाबरी मस्जिद विध्वंस ने जहां एक और बीजेपी को राष्ट्रीय तौर पर नई पहचान दी, तो वहीं दूसरी ओर बाला साहेब ठाकरे ने बाबरी मस्जिद विध्वंस की जिम्मेदारी खुले रूप से लेते हुए एक तरफ खुद को हिंदू हृदय सम्राट बताया, तो दूसरी ओर विश्व हिंदू परिषद के नारे गर्व से कहो हम हिंदू हैं को शिवसेना का नारा बनाकर बीजेपी के कद को, महाराष्ट्र की राजनीति को अपने से कम करके ही आंका, जिसके चलते 1995 के चुनावों में शिवसेना खुद 169 सीटों पर लड़ी और बीजेपी को 116 सीटों पर ही लड़ने का मौका दिया गया। 1995 में बीजेपी शिवसेना गठबंधन को महाराष्ट्र की सत्ता मिली, लेकिन 1999, 2004 और 2009 में लगातार हार का सामना करना पड़ा, जिसके चलते इस गठबंधन की जीत सिर्फ 1995 तक ही सिमट कर रह गई। और फिर हिंदुत्व के मुद्दे पर शिवसेना ना तो बीजेपी के पीछे खड़ी नजर आई और ना ही शिवसेना ने कभी किसी मुद्दे पर बीजेपी को पीछे छोड़ा। एक साथ चलने वाली इस पार्टी के सामने पहली बार सियासत का ऐसा खेल सामने आ खड़ा हुआ है, जहां बीजेपी को लगने लगा है कि महाराष्ट्र में अगर कोई सत्ता में परिवर्तन ला सकता है तो वो है सिर्फ मोदी लहर। वहीं शिवसेना भी ये मानकर चल रही है कि महाराष्ट्र में सत्ता केवल शिवसेना ही बदल सकती है। आलम ये हो गया है कि राज धर्म के आरे आज सत्ता धर्म आ गया है, जिसके चलते दोनों दल आपसी संबंधों से ज्यादा अपनी सियासी चालों को तरजीह दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो ये मुद्दा है और इस मुद्दे के आधार पर हम चाहेंगे कि हमेशा की तरह आप अपनी बात को रखें। पहले कॉलर से शुरू करते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। जय हिंद, बोलिए। हरिओम। क्या कहना है आपको? हरिओम सुरेश जी, पहले तो नवरात्रि की शुभकामनाएं सभी को। ये हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जब हेतु शुद्ध होता है तो उसके लिए स्वर्ग से देवी देवताओं भी आकर के सहायता करते हैं। मोदी जी को 10 साल से
ये वो वालिद कर दिया था, उनको इतनी प्रताड़ना कर दी थी, कुछ नहीं करता। कि मजबूत आदमी क्या कर सकता है, ये उसका उदाहरण है। एक तो मुझे बोलना ही था आपको कि मोदी जाकर के ओबामा की पत्नी ने कहा क्विक बाइट दे देगी मोदी जी को, उस समय मैंने एक चलिए आज के मुद्दे पर बात करिए। हाँ ठीक है, धन्यवाद जी। लेकिन एक चलिए अगले कॉलर के पास चलते, कॉलर को कहेंगे कि जो मुद्दा आज है इसी पे बात करें। जय हिंद। हेलो, बोलिए। नमस्कार सुरेश जी। हाँ, सबसे पहले तो आप हिंदुत्व का मुद्दा हमेशा से उठाते रहे हैं, और आज हिंदुत्व का मुद्दा उठाने वाली दो बड़ी पार्टियों का आपने मुद्दा रखा, दोनों का अलायंस क्यों हुआ, अलग अलग क्यों हुए? सबसे पहले चौहान के साहब बाल ठाकरे जो नकली शेर की खाल पे बैठ के राजनीति करने जिन्होंने दक्षिण का विरोध किया, उनके भतीजे आए एमएनएस राज ठाकरे जिन्होंने उत्तर भारत के खिलाफ अपना आवाज बुलंद करा और सरकार बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जो भी कर चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों ही पार्टियां, सर मोदी अकेला शेर है, वो असली शेर है, वो कहीं नहीं हारेगा सर, चाहे महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, हर जगह सर बीजेपी की सरकार आ रही है, चाहे शिवसेना जाए, चाहे जेडीयू जाए, चाहे कोई भी पार्टी छोड़ के जाए, सर वो अकेला ही शेर पूरे हिंदुस्तान को जीतेगा। लेकिन दो हिंदू शेरों को एक दूसरे के सामने आने की नौबत क्यों आई? घमंड सर, इसे घमंड कहते हैं, जो उद्धव ठाकरे में आ गई थी। चलिए धन्यवाद, अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। प्रमोद जैन बोल रहा हूँ। हाँ। ये जो गठबंधन टूटा है उसमें मुख्य जिम्मेदारी शिवसेना की है, क्योंकि उद्धव साहब जो ठाकरे हैं वो सत्ता के लिए इतने भूखे रहे कि उन्होंने गठबंधन की कोई परवाह नहीं की, जबकि बाला साहब ठाकरे वो बिल्कुल भी सत्ता के बिल्कुल भी लालची नहीं थे, उन्होंने बिल्कुल अंकुश रखा। और बीजेपी को ये गठबंधन इसलिए तोड़ना पड़ा कि जब गठबंधन से पहले उद्धव साहब जी इतना हेकड़ी कर रहे थे तो बाद में क्या होता, इस वजह से इनको गठबंधन तोड़ना पड़ा। इसमें पूरी जिम्मेदारी शिवसेना की है, क्योंकि वो बिल्कुल भी 151 सीटों से बिल्कुल भी नीचे नहीं आए और ये हिंदुत्व को एक बहुत बड़ा आघात है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करेगी और जिन्होंने ये गलती की है उनको अपनी हैसियत पता पड़ेगी। धन्यवाद, अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। तरीके से ऐसा हो सकता है क्या कि अगर इनका गठबंधन बराबर सलामत रहे शिवसेना और बीजेपी का? धन्यवाद, अगले कॉलर बोलिए, आपको क्या कहना है? नमस्कार, मैं ये बोलना चाहता हूँ, मैं बरेली का रहने वाला हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ अगर शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन टूटता है तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं बाद में अगर दोनों पार्टियां जीतती हैं तो बाद में दोबारा गठबंधन बनाया जा सकता है। क्योंकि यदि हम देखें और बीजेपी अगर 100 जितनी सीटों पे लड़ रही है और सहयोगी पार्टी को लड़ा के यदि वो 124 सीट ले आती है और शिवसेना भी थोड़ी बहुत सीटें ले आए तो दोनों मिलकर दोबारा गठबंधन बना सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है अभी गठबंधन टूटा है और ये चालें चल रहे हैं, दोबारा भी बनाया जा सकता है। और कहीं ना कहीं हमें देखना होगा कि मोदी जी अब हर जगह ध्यान नहीं दे सकते, प्रधानमंत्री बन गए हैं, उनके अलग दौरे हैं, तो बीजेपी को अपने थोड़ी सी सत्ता सुख छोड़ना चाहिए और शिवसेना को भी छोड़ना चाहिए। अब मैं 17 साल का बच्चा हूँ, मैं 1.5 साल से आपके यहाँ कॉल लगाना चाह रहा था, आज तक नहीं लग पाया। आज मैं बहुत खुश हूँ और अपनी बातों को बोल नहीं पाया सही से, लेकिन मैं चाहूँ। अगले कॉलर के पास चलते हैं, आप भी बोल सकते हैं, बोलिए। जय हिंद। चलिए शायद इस कॉलर संपर्क उठ गया, अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हाँ नमस्कार सुरेश जी, मैं दीनदयाल बोल रहा हूँ अमेरिका से। बोलिए। ये जो भाजपा और शिवसेना का गठबंधन टूटा है, ये दोनों पार्टियों के लिए बहुत बुरी बात है। ये टूटना नहीं चाहिए था, ये एक ही मुद्दे पर लड़ रहे थे, इनको साथ चलना चाहिए था। लेकिन इनका पर्सनल मफाद जो है, उनको राजगद्दी चाहिए, चीफ मिनिस्ट्री चाहिए, ये या मेरे को ज्यादा सीटें चाहिए, इस चक्कर में ये टूट गया, इनमें लालच आ गया। शिवसेना बाल ठाकरे वाली नहीं रही लगता है, क्योंकि इनको वो बाल ठाकरे जी तो ऐसे थे, वो सत्ता को उन्होंने कभी छुआ तक नहीं। तो ये लोग सत्ता के लिए पीछे चल रहे हैं, तो जो लोग अपने मफाद के लिए करते हैं, सेल्फिशनेस के लिए करते हैं, वो पीछे जाते हैं। इनका नुकसान होगा, इनको ज्यादा नुकसान होगा, बीजेपी से भी ज्यादा नुकसान होगा। हमारा तो ये मानना था कि ये इकट्ठे रहते तो अच्छा था। धन्यवाद। विदेश में बैठे भारतीय भी इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए आप देख रहे हैं। अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए। हेलो। हाँ, जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद सुरेश जी। क्या कहना है आपको?
मैं प्रोफेसर निरपेश। आज जहां तक शिवसेना और बीजेपी के गठबंधन के टूटने का सवाल है, इसमें दोनों की अपनी महत्वाकांक्षा अपनी जगह पे है। लेकिन आज जिस तरह से कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन टूटा है, उसमें कहीं ना कहीं एनसीपी की इंटरेस्ट बीजेपी की तरफ दिख रही है और इसलिए ऐसा हुआ है। चलिए, हम उन राजनीतिक मुद्दों पर नहीं जाएंगे। हम कहेंगे कि हिंदुत्व का इसमें क्या नुकसान हुआ है, ये ज्यादा जरूरी है। दोनों ने ये क्यों नहीं देखा, और ये देखने के लिए अभी भी हिंदुस्तान उनके लिए कैसे उनको बता सकता है, अपनी बात पहुंचा सकता है, अपना विचार पहुंचा सकता है, अपनी प्रतिक्रिया पहुंचा सकता है, इसके लिए आज हमने ये कार्यक्रम रखा है। और दोनों दलों के बड़े नेताओं को हमने आज का ये कार्यक्रम भी लाइव देखने के लिए कहा है। अगले कॉलर। जय हिंद। अरे मैं ये कहना चाहता हूँ, जितने भी संगठन या पार्टियां हैं इस देश के अंदर, अगर देश के हित में सही काम करते हैं तो मिलकर काम करना चाहिए इन्हों को। अगर सत्ता के लालच में अगर ये काम करेंगे तो ना देश का विकास होगा, ना किसी समाज का विकास होगा। जैसे कि हमारे कितने संगठन, ये विश्व हिंदू परिषद है और भी जितने भी दल बने हुए हैं, अगर ये आदिवासी क्षेत्रों में जाके देखें उनकी हालत क्या है, उनको उनके बारे में कोई नहीं सोचता। वो भी हिंदू ही हैं। अगर इनको लालच देकर कोई धर्म वाले अपने धर्म में कन्वर्ट करेंगे तो सब डंडा लेके म्याद से बाहर निकल आएंगे। वैसे कोई कुछ करने के लिए उनके बारे में कोई नहीं सोचता है। मेरा तो ये कहना है, अगर मिलजुल के सब पार्टियां अगर एक नहीं हो, देश के इसमें कोई काम नहीं करेंगे तो कोई नहीं। अगर मोदी ने ये काम किया है तो अच्छा किया है। मैं उनकी बहुत मन से बहुत धन्यवाद, खुश होकर। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको? यही कहना है सर, शिवसेना का गुंडागर्दी बहुत है इधर बॉम्बे में, इधर भी। ये गठबंधन टूटने से बहुत अच्छा हो गया। ये बीजेपी, हम खुद वोटर है, मैं बॉम्बे से ही बोल रहा हूँ। बीजेपी का कोई पार्टी का मैं कार्यकर्ता नहीं है, फिर भी बीजेपी बहुत अच्छा है और ये गठबंधन टूटने से बहुत अच्छा हो गया है। थैंक यू। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो सर, नमस्कार। हाँ, बोलिए। हेलो सर, नमस्कार। मैं राहुल अवस्थी बोल रहा हूँ इलाहाबाद से। हाँ जी सर, ये बीजेपी और शिवसेना ने अलग होके बहुत ही गलत किया है। अब ये दोनों अलग अलग होके महाराष्ट्र में जीत नहीं सकते। अगर ये दोनों साथ होते तो इलेक्शन जरूर जीत जाते ये लोग, लेकिन अब अलग अलग नहीं जिताएंगे लोग। तो ऐसे ही लोग को नुकसान होगा। तो जो मोदी का बीजेपी का हटाने का मतलब वो हो नहीं पाएगा, कांग्रेस में भाग नहीं बन पाएगा। धन्यवाद। अगले कॉलर। हम कॉलर को आज ज्यादा से ज्यादा बोलने का मौका दे रहे हैं कि देश क्या सुनता है, देश क्या कहता है, देश क्या बताना चाहता है, ये दोनों दल देखें। अगले कॉलर। तो सर नमस्ते। हाँ बोलिए। बोलिए। शायद हाँ, अपने टीवी पर मत देखिए, बात करिए। हाँ सर नमस्ते। हेलो, बोलिए। सर नमस्ते। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी। चलिए, धन्यवाद। हम कॉलर को कहेंगे कि आपका कॉल तुरंत सुनने के चक्कर में आप कुछ सेकंड डिले होते हैं और इसलिए आपका कॉल भी यहाँ पर ठीक से नहीं हो पाता। अपना कॉल सुनना है तो रिपीट टेलीकास्ट में रात को 11 बजे, सवेरे 9 बजे, या हमारे यूट्यूब चैनल sudarshannews.com पर भी आप देख सकते हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ जय हिंद सर जी। बोलिए। हाँ, किशोर केरोलकर बोल रहा हूँ महाराष्ट्र से। हाँ हाँ सर, ये बीजेपी ने जो किया है ये बहुत गलत किया है। ये महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना का उंगली पकड़ के आएला पक्ष है। हाँ। और आज ये इतना सुनहरा मौका हाथ से गवा दिया, बहुत गलत किया सर। तो इसका भुगतान उनको भोगना पड़ेगा। अभी जो ये पोट निवडणूक का निकाल आया था उसमें बीजेपी रिवर्स हो गया है और ये महाराष्ट्र की जनता ये बीजेपी को माफ नहीं करेंगी सर। धन्यवाद। शिवसेना के समर्थकों की प्रतिक्रिया आप देख रहे हैं, बीजेपी वालों की प्रतिक्रिया देख रहे हैं। हम दोनों के समर्थकों के साथ साथ देशवासियों को भी अपनी इंडिपेंडेंट प्रतिक्रिया देने के लिए भी कहेंगे। सब मिलकर बात रखेंगे कि आखिर लोग क्या सोचते हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। हेलो। हाँ, आवाज तो आने दो। बोलिए। अरे वो बोले तो सही।
अपना फायदे के लिए करते हैं क्या है, जनता की सेवा के लिए करते हैं? यही सवाल है। लड़ रहे हैं सर। हाँ, धन्यवाद। जरा कारणों पर नजर डालते हैं कि आखिर क्या कारण है, देख लीजिए। सीटों पर कलह। शिवसेना और बीजेपी में सीटों के बंटवारे को लेकर शुरू से ही विवाद बना हुआ था। शिवसेना ने खुद के 150 सीटों पर लड़ने की बात कहकर बीजेपी को 126 सीटों पर और महायुति को 12 सीटों पर लड़ने का प्रस्ताव दिया, जहां बीजेपी ने 135 सीटों का प्रस्ताव देकर अपनी बात पर अड़ियल रवैया पेश किया। दोनों के बीच का सीटों को लेकर तल्ख आज दोनों दलों के टूट का सबब बन गया। आत्मसम्मान पर गाज। उद्धव ठाकरे का ये मान लेना कि 18 लोकसभा सदस्यों के साथ उन्हें भाजपा के बाद बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, काफी गलत साबित हुआ। शिवसेना से अनंत गीते को एक छोटा मंत्रालय मिला और वो कामकाज संभालने नहीं गए। इसके बाद भी उद्धव ठाकरे को अपमान का घूंट पीना पड़ा। जीत का ओवर कॉन्फिडेंस। ये गलती लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद बीजेपी के तमाम नेताओं से हुई। लोकसभा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी को ये लगने लगा कि वो अकेले दम पर कहीं से भी चुनाव लड़कर चुनाव जीत सकती है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज का 100 दिन बाद भी सामने न आ पाना विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के हार का कारण बन गया। विधानसभा उपचुनाव में हार। लोकसभा चुनावों में जीत के बाद विधानसभा के उपचुनाव में उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, कर्नाटक और गुजरात से मिली हार के बाद शिवसेना को बीजेपी पर हमला बोलने का मौका मिल गया। सामना में सीधा मोदी पर निशाना साधते हुए ये छपा कि मोदी लहर जैसी कोई चीज नहीं है, बीजेपी गलतफहमी में ना रहे। तल्खियां वहां से भी और बढ़ गई थी। सच्चाई को स्वीकारने की असमर्थता। ये गलती शिवसेना की ओर से हुई कि उन्होंने बदलते राजनीति हालात को नहीं समझा। उनसे दो गलतियां हुई। पहला, वो ये स्वीकार नहीं कर सके कि भाजपा पूरे भारत में बड़ी पार्टी बन गई है, और दूसरा, उद्धव ठाकरे खुद को बाला साहेब ठाकरे समझने लगे। प्रधानमंत्री पद को लेकर मतभेद। ये तल्ख तब पड़ा जब 2014 लोकसभा चुनाव के लिए बाला साहेब ठाकरे ने सुषमा स्वराज को पीएम पद की उपयुक्त उम्मीदवार समझा। मोदी समेत बीजेपी के तमाम नेताओं को ये बात रास नहीं आई। ये कारण रहा जिससे मोदी ना तो बाल ठाकरे के अंतिम संस्कार में गए और ना ही महाराष्ट्र में लोकसभा की चुनावी रैली करते हुए बाला साहेब ठाकरे का, ना ही उद्धव ठाकरे का नाम लेते हुए नजर आए। ये वो पॉइंट्स है जो आपने हमारे फेसबुक या हमारे पास पहुंचाए हैं। आपके आली हुई प्रतिक्रिया वॉइस में हो, वीडियो में हो, टेक्स्ट में हो या सोशल मीडिया में हो, हम आपके सामने लेकर आते हैं। अगले कॉलर के पास चलता है। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हेलो, बोलिए। हाँ सर। हाँ, क्या कहना है? हाँ, नमस्ते सर। हाँ, जो कुछ हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है सर, क्योंकि इसमें से वो हिंदू लोगों के जो है मतदान, उन्हें बहुत धक्का बैठने वाला है। धन्यवाद। हम यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल।